हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज के लेक्चर में हम लोग 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 2 हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, राइट। अब बहुत सारे बच्चों को ये वाला चैप्टर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, मुझे बताने क्यों, बिकॉज इस चैप्टर के अंदर मैं तो इसको मानता हूं ये चैप्टर बहुत ज्यादा सिंपल है, बिकॉज इसमें कुछ ऐसी चीजों के बारे में आपको पढ़ने के लिए मिलता है जो कि आपका रिलेट करता है आपके डेली लाइफ के साथ, राइट। अब इस चैप्टर का नाम दिया हुआ है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जिसके अंदर आपको बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करना है। इज दैट क्लियर? अब सबसे पहली चीज जब आप इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हो ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और पेपर में बहुत बार कौन से बेसिस के ऊपर आपको, किस टॉपिक के बेसिस पे ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले एक ओवरव्यू बता देता हूं इस चैप्टर में से आपके कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, एंड फर्दर हम उसके बाद कुछ और टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले आपको यहां पे कुछ लॉ के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कुछ आपके लॉ के बारे में आपको दिया हुआ है व्हिच इज रिलेटेड टू द पीरियोडिक टेबल, ठीक है, जिसमें आपको 3 लॉ के बारे में पढ़ना है, ठीक है। 3 लॉ के बारे में पढ़ना, मैं एकदम यहां पर रफ में बता रहा हूं। सबसे पहला बनेगा डॉबेरिनस लॉ, फिर उसके बाद सेकंड हमारे पास दिया हुआ है नेवलैंड्स लॉ, ठीक है। अब ये सारी चीजें क्या है उसके बारे में मैं आपको बाद में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल सिर्फ एक बार नाम समझ लो, ठीक है। तो डॉबेरिनर लॉ के बारे में डिस्कस करना है, फिर उसके बाद नेवलैंड लॉ के बारे में डिस्कस करना है, फिर उसके बाद लास्ट में आपको यहां पे डिस्कस करना होगा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, राइट, व्हिच वाज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये 3 टॉपिक्स के बारे में आपको डिटेल में डिस्कस करना है व्हिच कम्स अंडर द लॉ, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड हमारे पास यहां पे दिया हुआ है जो आप डिस्कस करने वाले हो, व्हिच इज कॉल्ड एज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ठीक है। किसके बारे में डिस्कस करना है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में डिस्कस करोगे। इसका एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, वो स्टेटमेंट क्या बोलता है उसके बारे में जब इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे ना, तो उसके अंदर डिटेल में हम लोग समझेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको कुछ यहां पे तीसरे पॉइंट के अंदर कुछ डेफिनेशंस के बारे में आपको डिस्कस करना होगा, जहां पे आपको डेफिनेशन में वैलेंसी के बारे में आपको बताया जाएगा, वैलेंसी एग्जैक्टली क्या होती है उसके डेफिनेशन के बारे में हमें पढ़ना है। फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे एटॉमिक रेडियस क्या होता है, किसके बारे में? एटॉमिक रेडियस या फिर एटॉमिक साइज, ठीक है। दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता नहीं है, एटॉमिक रेडियस क्या होगा वेरएस एटॉमिक साइज क्या होगा, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। एंड फाइनली हम लोग कंप्लीट करेंगे, यहां पे लिखवा देता हूं, फाइनली हम लोग यहां पे कंप्लीट करेंगे मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज के बारे में, करेक्ट है, समझ में आ गया। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज के बारे में हमें यहां पे डिस्कस करना है। सो दिस आर द टॉपिक्स सॉरी दिस आर सम ऑफ द टॉपिक्स जिसके बारे में आपको डिटेल में डिस्कस करना होगा थ्रू आउट द लेक्चर, थ्रू आउट दिस चैप्टर आपको इस सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करना है। बट सबसे पहले चीज, सर हम लोग यहां पे एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ द चैप्टर के नाम के हिसाब से हमें दिया हुआ है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। सर सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में यही होगा कि सर इस टॉपिक को हम क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द नीड ऑफ द क्लासिफिकेशन, हमें क्लासिफिकेशन करने की जरूरत क्या होती है, बराबर। तो उसके बारे में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पे हम लोग शुरुआत करेंगे इन द ईयर 18,000, ठीक है, 18,000 की बात कर रहा हूं, समझ में आ रही है। अब 2020 चालू है, 18,000 ईयर में आपके सिर्फ और सिर्फ 30 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। कितने एलिमेंट्स आपके डिस्कवर हुए थे? एक कहानी के हिसाब से बता रहा हूं, ध्यान से समझना, कहानी को अपने दिमाग में फिट कर लो, ठीक है। तो ईयर 18,000 तक आपके 30 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, व्हिच इज नॉट अ बिग डील। तो 30 एलिमेंट्स आपके डिस्कवर हुए, उसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं थी, 30 एलिमेंट्स को आप लोग प्रॉपर्ली कैसे भी अरेंज कर सकते थे। बट जैसे जैसे आपका साल बढ़ते गया वैसे वैसे आपके एलिमेंट्स आपके बढ़ते गए, बहुत सारे न्यू एलिमेंट्स आपके डिस्कवर हुए। अब न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर होने के कारण अब प्रॉब्लम क्या हो रहा था, कौन सा एलिमेंट कौन से प्रॉपर्टी को बिलोंग कर रहा है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी। तो ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करने में कहीं पे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे थे, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाला? तो कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर सोचा कि अब हम लोग इस एलिमेंट को जैसे जैसे आपके एलिमेंट बढ़ते जाएंगे, और आज के डेट में अगर आप देखते हो तो यहां पे आपके टोटल 118 एलिमेंट्स आपके ऑलरेडी डिस्कवर हो चुके हैं, बराबर। जब हम लोग बात कर रहे थे 1800 ईयर्स की, तो वहां पे आपका सिर्फ 30 एलिमेंट्स आपके डिस्कवर किए थे, और आज के डेट में अगर आप देखोगे तो आपके 118 एलिमेंट्स आपके ऑलरेडी
डिस्कवर हो चुके हैं और फर्दर आपके और भी एलिमेंट्स आपके डिस्कवर होते जाएंगे। होपिंग फॉर द बेस्ट, आपके और भी एलिमेंट्स आपके डिस्कवर होते जाएंगे। बट जैसे ही आपके वो एलिमेंट डिस्कवर हुए, 118 एलिमेंट्स को डिस्कवर करने के बाद, अब यहां पे प्रॉब्लम क्या हुआ, जब बात 30 एलिमेंट्स की थी तो वहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, आपके एलिमेंट्स को प्रॉपरली आप लोग फिर भी आइडेंटिफाई कर सकते थे। बट जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़े, यहां पे दिक्कत यह आने लग गई कि आपके एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना वाज क्वाइट डिफिकल्ट। तो यहां पे कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर सोचा कि हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट को प्रॉपरली अरेंज करेंगे। और उस अरेंजमेंट करने के बाद जिस टेबल के अंदर अरेंज किया था, उस टेबल को नाम दिया गया पीरियोडिक टेबल। क्या नाम दिया गया था? पीरियोडिक टेबल। तो एक ऐसा टेबल जहां पे आपके एलिमेंट्स का प्रॉपर क्लासिफिकेशन किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज, अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक साइज, अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक रेडियस, तो जहां पे अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर, समझा? तो इस क्लासिफिकेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? पीरियोडिक टेबल। समझ में आ गया? तो अगर किसी ने पूछा सर पीरियोडिक टेबल क्या होता है, तो एक ऐसा टेबल जहां पे आपके हर एक एलिमेंट्स को प्रॉपरली अरेंज किया हुआ है। एग्जैक्टली। एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं। मान के चलो ना, आपके घर पे बहुत सारे बुक्स की ढेर पड़ी हुई है और एट द एंड ऑफ द डे आपको अगर आपके एग्जाम्स के बारे में स्टडी करने, कल आपका साइंस का पेपर होगा और आपके पास यहां पे 10 किताब पड़ी हुई है साइंस की और उसके साथ साथ और 50 किताब अलग से पड़ी हुई है, तो अगर आपने उसको प्रॉपरली अरेंज नहीं किया तो आपको क्या करना पड़ेगा? वो 50 बुक्स में से आपको साइंस की किताब आपको निकालने में बहुत दिक्कत होगी। वही अगर आपने उसको क्लासिफाई किया होता, हाँ ये वाले बॉक्स में आपके मैथ्स की बुक होंगी, ये वाले बॉक्स में आपके साइंस की सारी बुक्स हो जाएंगी, ये वाले बॉक्स में आपके सारे इंग्लिश की बुक्स हो जाएंगी, ये वाले अलग वाले बॉक्स में कुछ और बुक्स हो जाएंगी। तो यहां पे आपने क्या किया? हर एक सब्जेक्ट को आपने क्लासिफाई किया सो दैट इट इज वेरी इजियर। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो गया कि आप पर्टिकुलर टाइम में आप उस किताब को वहां पे निकाल सकते हो। सो दैट इज द मेन रीजन व्हाई यू हैव क्लासिफाइड द एलिमेंट्स। क्लियर? समझ में आ गया? नाउ अब जब आप इस पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करते हो ना, तो पीरियोडिक टेबल बनाने में बहुत सारे साइंटिस्ट का हाथ था, ठीक है ना? एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझ के लो, जब आप इस पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करते हो तो इस पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए यहां पे बहुत सारे साइंटिस्ट का हाथ था। बट यहां पे सबसे मेन आपके 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने आपके इस पीरियोडिक टेबल को बनाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। द फर्स्ट वन, सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे, द फर्स्ट वन वाज नेम्ड एज डॉबरेनर। ठीक है, सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम था डॉबरेनर और इनकी लॉ को हम लोग बोलते हैं डॉबरेनस ट्रायड। बात समझ में आ गई? तो पहले वाले लॉ के बारे में आपको डिस्कस करना है। डॉबरेनर वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिन्होंने आपके कुछ एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की थी, उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाने में मदद की थी। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इनके लॉ को हमने क्या बोला? डॉबरेनस ट्रायड। अब सर ये ट्रायड क्या है? सर उसका सरनेम है क्या? नहीं बेटा, वो उसका सरनेम नहीं, उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ट्रायड्स इसका मतलब क्या होता है, ठीक है? फिर उसके बाद डॉबरेनस ट्रायड के अंदर कुछ कमियां थी, कुछ कमी होने की वजह से आपका एक और नए साइंटिस्ट का जन्म हुआ, उसने भी आपका जन्म हुआ इन द सेंस उसने पीरियोडिक टेबल बनाने में मदद की, ठीक है? तो उसने भी अपना दिमाग लगाया और ये साइंटिस्ट का नाम था नेवलैंड और इस लॉ को हमने बोला था नेवलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो नेवलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ये उस लॉ का नाम था जहां पे नेवलैंड नाम के साइंटिस्ट ने कुछ एलिमेंट्स को उनके हिसाब से अरेंज करने की कोशिश की। अब इसके अंदर भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, ठीक है? अब वो सारे ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के बाद, सारी चीजों को हटाने के बाद, हमारे जो लास्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने आपका पीरियोडिक टेबल प्रॉपरली क्लासिफाई किया, द नेम वॉज मेंडलीव, और इसी वजह से उस पीरियोडिक टेबल का नाम क्या रखा गया? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। बात समझ में आ गई? तो आपको इस पूरे सिलेबस के अंदर, आपके इस पूरे चैप्टर के अंदर इन 3 लॉ के बारे में डिस्कस करना विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके ऊपर पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। समझा? सबसे पहले डॉबरेनस ट्रायड के बारे में, फिर उसके बाद नेवलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, एंड तीसरा हमारे पास दिया हुआ है मेंडलीव लॉ, और इस टेबल को, इसको हम लोग बोलते हैं मेंडलीव लॉ, समझा? या फिर आप उसको बोल सकते हो मेंडलीव लॉ ऑफ पीरियोडिक टेबल। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपको 3 चीजों के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है? तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले फर्स्ट वन। ओके,
तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे डॉबरेनस ट्राइड के बारे में, पहले लॉ के बारे में डिस्कस करना, ध्यान से समझना डॉबरेनस ट्राइड के अंदर आपको क्या बताएगा, ठीक है। सबसे पहले इस साइंटिस्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। डॉबरेनर वॉज अ जर्मन साइंटिस्ट जिन्होंने 1817 में यह कहा था कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट is related to the atomic masses of the element, ठीक है। तो he was a German scientist जिन्होंने आपको 1817 में ये कहा था the properties of the element is related to the atomic masses, ठीक है। अब according to his law इन्होंने क्या बोला, सबसे पहले आपको एक ग्रुप के अंदर 3 एलिमेंट्स को कंसीडर करना है। कितने एलिमेंट्स को? एक ग्रुप में 3 एलिमेंट को कंसीडर करना है। सपोज नाम ले लेते हैं, पहले वाले का नाम रहेगा ए, दूसरे वाले का नाम रहेगा बी और तीसरे वाले का नाम रहेगा सी, ठीक है ना। चलो फर्स्ट वाले का मान के चलते हैं एटॉमिक मास नंबर बनेगा 1, सेकेंड वाले का बनेगा 2 एंड थर्ड वाले का बनेगा 3। ये सबके एटॉमिक मास नंबर मैंने आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना, इन्होंने क्या बोला, फर्स्ट वाले एलिमेंट को एंड लास्ट वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास को क्या करना होगा, प्लस करना होगा, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट वाले का सम करोगे मतलब प्लस, और फिर उसका मीन निकालोगे। तो करके देखते हैं। पहले वाला एलिमेंट दिया हुआ है ए, लास्ट वाला एलिमेंट दिया हुआ है सी, मीन निकालना है मतलब 2 से डिवाइड करोगे, जितने एलिमेंट्स आपने लिए उतने से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का एटॉमिक मास नंबर 1, लास्ट वाले का एटॉमिक मास नंबर 3 और डिवाइड कर दिया मैंने 2 से, तो यहां पे आपका आंसर बनेगा 4/2। डिवाइड करने के बाद आंसर क्या बन रहा है, 2, करेक्ट। तो डॉबरेनर्स लॉ के अंदर क्या बोला, फर्स्ट और लास्ट वाले को प्लस करने के बाद उसका मीन निकालने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा दैट शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मिडल एलिमेंट, बराबर मिडल वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास नंबर के बराबर होना चाहिए। ये किसने कहा था, डॉबरेनर्स ट्राइड के हिसाब से इन्होंने बताया था, ठीक है। समझ में आ गया। देखो यहाँ पे मीन निकालने के बाद आंसर क्या मिला, 2, एंड ये जो आंसर है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मिडल एलिमेंट एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। समझ में आ गया। सो दिस वाज द लॉ व्हिच वाज गिवन बाय डॉबरेनर। तो इनके लॉ के मुताबिक इन्होंने क्या बोला था, द लॉ स्टेट्स दैट, यहां पे लिख के रखता हूं, द लॉ स्टेट्स दैट, ठीक है, द एटॉमिक मास नंबर, द एटॉमिक मास नंबर या फिर एटॉमिक मास ऑफ कौन सा, मिडल एलिमेंट, बीच वाला एलिमेंट इज अप्रोक्सीमेटली, शॉर्ट में लिखा हुआ है अप्रोक्स, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मीन ऑफ एटॉमिक मास नंबर ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स, ठीक है। समझ में आ गया। तो याद रखना द लॉ स्टेट्स दैट, इन्होंने क्या बोला हुआ है, द एटॉमिक मास किसका, बीच वाले एलिमेंट का, शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल किसके, टू द मीन ऑफ द एटॉमिक मास नंबर ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। समझा। तो ये लॉ था किसका, डॉबरेनस साइंटिस्ट का, ठीक है। अब ये लॉ कुछ एलिमेंट तक सीमित था, लेकिन बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे जिन्होंने इस लॉ को फॉलो नहीं किया। तो कुछ एग्जांपल लेके मैं आपको बता रहा हूं जिन्होंने इस लॉ को फॉलो किया था, एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जिन्होंने इस लॉ को फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से आपका ये लॉ आगे फेल हुआ, ठीक है। तब यहां पे हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जो एग्जांपल आपको लॉ के बाद लिखना होता, तो एग्जांपल लिखवा देते हैं, ठीक है। तो मैंने यहां पे लिया हुआ है ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। कौन से एग्जांपल ले रहा हूं, लिथियम का एग्जांपल लेते हैं, सोडियम का एग्जांपल लेते हैं, पोटेशियम का एग्जांपल लेते हैं। ये मैंने ग्रुप में 3 एलिमेंट्स कंसीडर किए।
Li का मतलब होता है लिथियम, Na का मतलब होता है सोडियम, K का मतलब होता है पोटाशियम। ठीक है, अभी हर एक एलिमेंट का एटॉमिक मास नंबर आपको पता होना चाहिए। एटॉमिक मास नंबर पहले वाले का कितना होगा, दैट इज 19। सोडियम का कितना बनेगा 23 और पोटाशियम का कितना बनेगा, दैट इज 39.1। ठीक है, लिथियम का 6.9 बनेगा, मैंने गलती से वहां पे 19 लिखा था, लिथियम का 6.9 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फर्स्ट वाले एलिमेंट का और लास्ट वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास नंबर हमें क्या करना होगा, प्लस करना होगा। तो यहां पे आ जाएगा लिथियम और यहां पे आ जाएगा पोटाशियम, दोनों का सम करोगे और इसका मीन निकालोगे डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो लिथियम का मेरे पास दिया हुआ है 6.9 प्लस सोडियम का मेरे पास दिया हुआ है 39.1 डिवाइडेड बाय 2, दोनों को प्लस कर लो, 39.1 प्लस 6.9, 9 प्लस 1 10, 0 1 6, 9 1 10, 6 1 3 1 4। ठीक है, तो इसका आंसर बन गया 46 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब 2 से डिवाइड करने के बाद मेरे पास आंसर क्या मिलेगा, व्हिच इज 23। करेक्ट है। अब मुझे बताओ यहां पे प्लस करने के बाद, मीन निकालने के बाद जो भी आंसर आएगा दैट शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मिडिल एलिमेंट। तो मिडिल वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास नंबर कितना है 23 और इसका भी आंसर कितना मिला 23 बराबर। तो ये कुछ एलिमेंट्स थे जिन्होंने आपके इस लॉ को फॉलो किया, बट लेटर ऑन ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स थे जिन्होंने इस लॉ को फॉलो नहीं कर पाए और जिसकी वजह से आपका ये डॉर्बिनस लॉ फेल हुआ। समझा? तो आज के टॉपिक में हम लोग इतने ही चीजों के बारे में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वाले सेशन में हम अगले लॉ के ऊपर जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।